हालांकि अभी मैं चूंकि काउंटिंग सेंटर की दूसरी तरफ हूं, इधर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देखेंगे यहाँ पर काउंटिंग सेंटर के बाहर ही लोगों की भीड़ जमा हो रही है। दूसरी तरफ गेट के उस साइड वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, ढोल बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं वो अपनी अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत के बाद जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तो क्लियर है पूजा कि सेंचुरी बीजेपी ने अभी तक लगा दी है। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं कई सीट पर जिस तरह से बीजेपी की जीत हो चुकी है, ये वाकई अब ये कहना होगा कि ऐतिहासिक है। 25 सालों का जो सूखा था वो इस बार बीजेपी खत्म कर सकती है, जैसा अभी रुझान नजर आ रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स ने कोशिश तो तमाम की, लेकिन उन कोशिशों पर पानी फेरती हुई फिलहाल बीजेपी यहां पर दिख रहे हैं। एग्जिट पोल में जैसे सुबह भी हम जिक्र कर रहे थे कि 3 अलग अलग एग्जिट पोल में 130 से 150 सीटें बीजेपी को दी गई हैं। तो कुल मिलाकर यही कहना होगा कि इस बार बीजेपी हो सकता है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे बीएमसी में। यानी अब आप देखिए, पहले सत्ता पर काबिज होना महाराष्ट्र की और उसके बाद अब अगर मुंबई में भी सरकार बनती है तो ये अपने आप में ऐतिहासिक जरूर होने वाला है। 4 साल बाद यहां पर चूंकि इंतजार हो रहा था, 2022 में बीएमसी के चुनाव होने थे लेकिन नहीं हो पाए। अब अभी जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने जो कोशिश की, बाइक पर भी नजर आए, हर तरह से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, वो कोशिश रंग लाती हुई नजर आ रही है। चारों तरफ जश्न का माहौल है, हर कोई अपनी खुशी का इजहार करता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ठीक है आकांक्षा, आपके पास वापस लौट रहे हैं। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी, सुनील कौशिक जी हमारे साथ में हैं और दुष्यंत नागर जी भी हमारे साथ में। कौशिक साहब, जल्दी से आपके पास आते हुए, ये जो बढ़त मिली बीजेपी गठबंधन को, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्या ये नीति है, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की जोड़ी है, मैनिफेस्टो है, क्या फैक्टर्स रहे? देखो पूजा जी, शिवसेना जिसके लिए जानी जाती थी, जो उनका विचार था, जो उनकी नीति थी, और जहाँ ठाकरे साहब का वर्चस्व जिस बीएमसी चुनाव में हमेशा रहा, निश्चित तौर से उस पर यह वोटिंग है। इस बार शिवसेना टूटने के बाद तमाम प्रवक्ताओं ने कहा कि बीएमसी चुनाव के बाद पता चलेगा असली शिवसेना कौन सी है, नकली शिवसेना कौन सी है। विधानसभा के चुनाव में नतीजे देख लिए। जो मातोश्री से कभी परिवार नहीं निकला, उस परिवार के मुखिया को बाल ठाकरे साहब के जाने के बाद होटल में बीएमसी की जनता ने देखा हुआ कि कभी इस होटल में मीटिंग हो रही है, कभी उस होटल में हो रही है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जब उनका महाराष्ट्र दौरा था और उनकी मुलाकात बाला साहब ठाकरे से होनी थी, देश के प्रधानमंत्री को मातोश्री जाना पड़ा मुलाकात करने के लिए। वो जलवा मैंने देखा है और दुनिया ने भी देखा है, देश ने भी देखा है। उस जलवे को खत्म करके उद्धव ठाकरे ने निश्चित तौर से उस विचारधारा को खत्म करने का प्रयास किया जो बाला ठाकरे ने कहा कि हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, और जो कांग्रेस का वोट बैंक था उन्होंने कभी उस वोट बैंक को माना ही नहीं। और 97 से लेके लगातार 2022 तक शिवसेना का ही मेयर रहा। तो आप समझ सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आप छोड़ दीजिए, लेकिन शहरी क्षेत्र में हम चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर से शिवसेना का वहां हमेशा वर्चस्व रहा है, चाहे विधानसभा लोकसभा में कुछ भी रहा हो, लेकिन बीएमसी चुनाव में हमेशा उनका वर्चस्व रहा। और यही था कि दुनिया में, देश में देखेंगे या प्रदेश में देखेंगे, सबसे ज्यादा मजबूत और सबसे बड़ा गढ़ यही बीएमसी में हुआ करता था। आज उसको खत्म हो गया। दोनों भाई जो 2005 से अलग हुए थे, केवल इसी वजह से साथ आए कि जो वर्चस्व ठाकरे परिवार का है बीएमसी में, वो किसी भी तरीके से वापस आना चाहिए शिवसेना के बाद, लेकिन वो भी उसको नहीं बचा पाए। तो अब ये महाराष्ट्र की राजनीति में जो ठाकरे परिवार की धमक थी या शिवसेना की जो धमक थी, शिवसेना के टूटने के बाद ठाकरे परिवार का क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। राज ठाकरे के साथ क्या किया, बाला साहब नहीं चाहते थे कि राज अलग जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे की वजह से ही राज ठाकरे को अलग होना पड़ा, क्योंकि वहां भी वही लड़ाई थी कि आखिर में बाला साहब के जाने के बाद मुखिया शिवसेना का कौन होगा। राज ठाकरे की भाषा, राज ठाकरे की राजनीति करने का कि जो बॉडी लैंग्वेज कहें या जो सिस्टम का, निश्चित तौर से बाला साहब ठाकरे से मेल खाती थी, लेकिन ये उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं थी। और 2005 के बाद ये 2025 में वो साथ आते हैं, लेकिन फिर भी वो भरोसा और विश्वास मुंबई की जनता का, वो लेगेसी जो थी वो लेगेसी मिस हो गई। बिल्कुल हो गई, और ये एक आखिरी मौका था, बिल्कुल आखिरी मौका है। आप देखिए, दोनों भाई 20 साल बाद जो अलग रहे हो, जो एक दूसरे को पसंद न करते हो, और इसलिए पसंद न करते हो कि शिवसेना पर कब्जा किसका होगा, शिवसेना का मुखिया कौन होगा, वो शिवसेना रही नहीं, वो शिंदे साहब के पास चली गई।
अब ये वहां जब चर्चा करेंगे तो ये मजबूरी में साथ आए, और मजबूरी में साथ इसलिए आए किसी भी तरीके से ठाकरे परिवार की, ये नहीं कि उनकी पार्टी कौन सी है, शिवसेना उद्धव गुट अलग है, केवल और केवल इस वजह से साथ आए कि उद्धव परिवार की धमक मुंबई महाराष्ट्र में बनी रहे। लेकिन आज के नतीजे बिल्कुल निश्चित तौर से स्पष्ट कर गए कि वो धमक जो बाला साहब ठाकरे की बनाई गई थी, वो विचार, वो मंच, वो नीति बाला साहब ठाकरे की थी, उद्धव ठाकरे की नहीं थी। नागा साहब, आप क्या कहते हैं, वो लेगेसी चली गई क्या एकनाथ शिंदे के पास? जी 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 जी, बिल्कुल चली गई। ये चुनाव का परिणाम तो ऐसा ही कहता है। जो ठाकरेज का रीयूनियन था वो सिर्फ प्रचार तक सीमित रह गया। ग्राउंड पे जो दोनों के वर्कर थे उनके बीच में कहीं जो एकता दिखनी चाहिए थी, वो एकता की कमी हमें नजर आई। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी का दलित प्रदेश अध्यक्ष के साथ में जो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन के कयास लगाए जा रहे थे, वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन हुआ नहीं। तीसरी बात, विपक्ष ने, खास करके महाविकास अघाड़ी ने, जो लोकसभा चुनाव के दौरान ओबीसी का मुद्दा उठाया था, ओबीसी के हितों को आगे रखने की बात कही थी, जिसमें आरक्षण समेत सारी बातें थी, भागीदारी देना संगठन में, चुनावों में, उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। ओबीसी वर्ग और मराठा वर्ग जो दोनों समान एक जैसी स्थिति में हैं, सामाजिक स्थिति में, उनको मौका कितना मिला, ये भी सोचने का प्रश्न है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज नई निकल के आ रही है वो है जेन जी, जो युवा है। युवा राष्ट्र के मुद्दों से जुड़ा हुआ है जी। उसको नौकरी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसके मुद्दों पे आप बात करेंगे तो वो आपके साथ जुड़ेगा। अगर विपक्ष जैन जी से जुड़े, युवाओं से जुड़े मुद्दों को छोड़ देगा, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है Definitely. लेकिन मैं ये मैं इस बात को लाना चाहता हूं यहां प्रकाश में कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने तो धारावी का मुद्दा उठाया, एक उद्योगपति को उसका कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का, लेकिन अन्य विपक्ष के नेताओं ने, और खास करके लोकल स्थानीय महाराष्ट्र के जो महाविकास अघाड़ी के नेता, उन्होंने किसने उस मुद्दे को उठाया? तो आप भ्रष्टाचार पे भी कहीं ना कहीं जो आपका केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है उसके साथ आप ट्यून नहीं कर रहे हो। तो एक असमंजस की स्थिति थी, कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हो नहीं पाया, लड़ नहीं पाया। दूसरा, विपक्ष कोई भ्रष्टाचार का, जब से नई सरकार का गठन हुआ है, कोई भ्रष्टाचार का या कोई ऐसा नैरेटिव नहीं खड़ा कर पाया फडणवीस सरकार के खिलाफ जिसका बेनिफिट या कोई लाभ मिलता। जी। खेमचंद शर्मा भी जुड़ गए हैं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ में। खेमचंद शर्मा, नतीजों को किस तरीके से देख रहे हैं? मैनिफेस्टो काम आया, नीतियां काम आई, सड़क पर उतरकर जो काम किया वो काम आया, या आप जनता को भरोसा हो चुका है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है? नमस्कार, जय हिंद जी। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। उन्होंने अथक प्रयास किया, मेहनत की। ये जो रिजल्ट्स हैं वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी फडणवीस जी जिस तरीके से वहां पे काम कर रहे हैं, उन दोनों के कार्यों की प्रशंसा है, मोहर है। और साथ के साथ मुंबई की जनता जानती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो अच्छे से काम हो पाएंगे, तेजी से काम हो पाएंगे। जो उनके काम अटके भटके रहते हैं वो काम अटके भटके नहीं रहेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन रहेगा केंद्र का स्टेट से, और स्टेट का जो वहाँ पे म्युनिसिपल पार्टी है उसके साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा तो तेजी से काम होंगे। मैं जो मुंबई की जनता है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हम पे विश्वास किया और हमारे गठबंधन को। पर खेमचंद जी, एक बात मुझे रह रहकर जहन में आ रही है, ये जो महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स चलती रही, हिंदी वर्सेस मराठी, उत्तर भारत, ये वाली पॉलिटिक्स पे विराम लग जाएगा ना अब इस चुनाव के बाद? देखिए, जो पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसी पॉलिटिक्स वो तो करते रहेंगे, वो अभी भी नहीं रुकेंगे। लेकिन उनको कुछ सीखने के लिए ये रिजल्ट बहुत कुछ दे रहा है कि अगर आप इस तरीके की बातें करेंगे तो अभी ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से पॉलिटिक्स कर पाएंगे। अभी मुंबई में हर व्यक्ति रहता है और मुंबई सबकी है। जब मुंबई सबकी है तो आपको सबको सम्मान करना पड़ेगा। आप अगर किसी पर्टिकुलर वर्ग को आइसोलेट करोगे, उसके साथ मारपीट करोगे या उसको बुरा भला बोलोगे तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट ये दिखाते हैं। आज जो राजनीति है वो देश की राजनीति है, विकास की राजनीति है, युवाओं की राजनीति है। और जब युवाओं की राजनीति करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे, डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे तो आपको वोट मिलेंगे। आपको क्षेत्रवाद की राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जाति की राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धर्म की राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वहां पे जो अपोजिशन है वो इतना कंफ्यूज था, कभी वो हिंदुत्व की बात करता था, अभी इन इलेक्शंस में आपने देखा उन्होंने हिंदुत्व छोड़ के
माइनॉरिटी की वोट लेने के लिए उन्होंने माइनॉरिटी अपॉइंटमेंट की बात की। तो जो उनका पूर्ण मराठी वोटर था वो भी कंफ्यूज हो गया कि ये तो पूरी तरीके से बदल गए, इनका तो कांग्रेसीकरण हो गया। जब कांग्रेसीकरण हो जाएगा तो आपका आधार ही खिसक जाएगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि उद्धव साहब का जो आधार खिसका उसका परिणाम आप इन रिजल्ट्स में देख रहे हैं। तो जो शिवसेना हमारे गठबंधन में है और भारतीय जनता पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं को जो भारी जीत मिली है उसमें दोनों के परिणाम है। एक, उधर जी। उनका आधार खिसका क्योंकि उनकी मिक्स पॉलिटिक्स हो गई थी, और दूसरी ओर हमारे अच्छे काम। अच्छा कौशिक जी, एक पवार फैमिली और दूसरा कांग्रेस, इनकी स्थिति पर चर्चा करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दो पवार भी साथ साथ आते हैं और उनको लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे। और उसके बाद कांग्रेस की बात करें तो आप इन दोनों को कहाँ देख रहे हैं आप इस बार चुनाव के नतीजों को देखते हुए? देखिए, शरद पवार का उदय आप देखेंगे, यदि हम 90 के दशक की राजनीति करें तो वो उभरता चेहरा था उस समय कि बाला ठाकरे साहब के सामने एक मजबूत और टिका हुआ चेहरा था। कांग्रेस का इसलिए बंटवारा हुआ कि जिन नीतियों को लेकर के शरद पवार जी चढ़ रहे थे वो निश्चित तौर से उन पर मोहर यहाँ दिल्ली से नहीं लग पा रही थी। जो उनका ब्लूप्रिंट था, जो उनकी रणनीति महाराष्ट्र राज्य में जो उन्होंने बनाई, निश्चित तौर से उस समय मैं देख रहा था कि टकराव की स्थिति थी। उन्होंने कांग्रेस से अलग करके अपनी पार्टी बना ली, और जब अपनी पार्टी बनाई तो देखिए कि कांग्रेस से टूटने के बाद पहला मुख्यमंत्री के रूप में वो स्थापित हुए। और वहाँ अधिकतर आप देखेंगे कि तमाम यूनियन, जो किसानों की यूनियन हैं, किसानों के जो क्लब हैं, 95% शरद पवार का कब्जा है वहाँ पर। किसानों के सबसे बड़े हितैषी वो माने जाते रहे। किसानों के लिए बड़े आंदोलन शरद पवार जी ने लेकिन किए। अभी कहाँ है, अब तो सब काफी नुकसान हो गया। वहीं से आ रहा हूँ। अब वहाँ आते आते यदि आपने देखा, जब बड़े स्तर पर देखते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी में देखा, समाजवादी पार्टी में देखा, जब बहुत बड़ी चीजें, बड़ा साम्राज्य आप स्थापित कर लेते हैं तो टकराव की स्थिति आती है। अच्छा, इसमें एक चीज क्या आप मान रहे हैं कि परिवारवाद को मैं जनता इसमें ने कुछ सिरे जोड़ना से नकार चाहूंगा। दिया? जी नहीं, यही मैं कह रहा हूं। नहीं, देखो, जो जैसे सुनील जी ने बात उठाई, मैं एक ही लाइन बोलूंगा। जी। बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें थोड़ा आगे हमें देखने की जरूरत है। पवार साहब ने जो साम्राज्य बनाया किसानों के दम पे, वो बनाया उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर का साकर कारखाना, चीनी मिले। वो तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आम आदमी को क्या, आम किसान को क्या मिला? तो ये बैगेज है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। देखिए दुष्यंत जी, ये बोझ है। मैं एक लाइन और, कांग्रेस का नेता है एक राहुल गांधी, जो एकदम स्वच्छता की, ईमानदारी की बात करता है, जो 50 घंटे ईडी को फेस करता है। और वहीं शरद पवार जी की पार्टी है जो कभी लाइन नहीं लेती भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसने राफेल पे भी अलग बात थी, जो अदानी के साथ है। तो ये बेमेल का गठबंधन है, कांग्रेस को इनसे आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए दुष्यंत जी, कोऑपरेटिव, अदरवाइज परिणाम ऐसे ही आएंगे। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, लगभग 95% कब्जा शरद पवार परिवार का। लेकिन अब देखो, अधिकांश पे भ्रष्टाचार के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, लेकिन आप समझिए, जहां बाला साहब ठाकरे के बाद टकराव हुआ, उद्धव ठाकरे होंगे, राज ठाकरे होंगे, बंटाधार हो गया। शरद पवार के बाद उनकी बेटी होंगी या उनके भतीजे होंगे, शुरुआत कहानी वहां से होती है।